सभी अपना स्थान ले लें। आप सबको इस बात से अवगत कराना चाहूंगी कि ये जो पूरा कार्यक्रम है ये फेसबुक पे और चौरी चौरा 100 यानी कि www.chaurichaura100.in पे आप लाइव देख सकते हैं और ये लाइव देखा जा रहा है ये कार्यक्रम। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन, स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जोरदार तालियों से आपका स्वागत करेंगे पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति के साथ। और चौरी चौरा शताब्दी समारोह में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर आगमन, इस मंच के माध्यम से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी से निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे और एक बार वंदे मातरम, वंदे वंदे वंदे। मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। श्री रमापति राम शास्त्री जी, माननीय मंत्री समाज कल्याण व अनुसूचित जाति कल्याण उत्तर प्रदेश, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। श्री नीलकंठ तिवारी जी, माननीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश पर्यटन, धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल उत्तर प्रदेश, आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। श्री जयप्रकाश निषाद, माननीय सांसद राज्यसभा, स्वागत, अभिनंदन, वंदन। श्री कमलेश पासवान जी, माननीय सांसद बांसगांव, आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, स्वागत, अभिनंदन। श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक पिपराइच, स्वागत, अभिनंदन। श्री फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक कैंपियरगंज, स्वागत, अभिनंदन। श्रीमती संगीता यादव जी, माननीय विधायक चौरी चौरा, स्वागत, अभिनंदन, वंदन। श्री विमलेश पासवान जी, माननीय विधायक बांसगांव, स्वागत, अभिनंदन, वंदन। सभी मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन इस मंच के माध्यम से करती हूँ। मैं निवेदन करूंगी माननीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल की अपने करकमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी को वो स्मृति चिन्ह जिसका लोगो आयोजन समिति की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े मनोयोग से लॉन्च किया था। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और हमारी ये भारतीय परंपरा है कि हम किसी भी कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के माध्यम से करते हैं और आज तो वैसे भी बहुत ही शुभ दिवस है, ऐतिहासिक दिवस है। मैं अति आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि कृपया दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और शुभारंभ हो गया उस ऐतिहासिक महोत्सव का जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और परिकल्पना का परिणाम है। उन शहीदों को शत शत नमन करने के लिए तो एक बार जोरदार तालियां पुनः बजाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। हमारे मध्य स्थानीय विधायक श्रीमती संगीता यादव जी हैं जो कि यहाँ की जनप्रतिनिधि हैं। वो अपने करकमलों से हनुमान जी की एक प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगी।
हनुमान जी भक्ति और शक्ति के प्रतीक हैं और ये प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री जी को वो बहुत ही मनोयोग से भेंट करने जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं निवेदन करूंगी हमारे स्थानीय माननीय विधायक श्रीमती संगीता यादव जी से कि कृपया अतिथिगणों का स्वागत अपने उद्बोधन से करें। आज 4 फरवरी 2021 चौरी चौरा के स्वर्णिम शब्दों में लिखा जाएगा। जब इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी सम्मानित जनता की तरफ से चौरी चौरा को वो मुकाम दिलाने के लिए चौरी चौरा की जनता हमेशा रेडी रहेगी। आज इस कार्यक्रम में मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करने से पहले माननीय श्रद्धेय अटल जी की कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी कि चौरी चौरा एक क्रांतिकारी धरती है और अब चाहे असहयोग आंदोलन हुआ, चाहे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, हमेशा यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। देश प्रेम का इतना बड़ा उदाहरण क्या है कि पूरा मंच के साथ साथ पूरी सभागार पूरी खचाखच भरी हुई है। मैं श्रद्धेय अटल जी की लाइनें शुरू करना चाहूंगी। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ हमारे लिए, इसका कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद जब हमारी अस्थि कलश गंगा जल में प्रभावित हो रही होंगी और कोई उनको सुनने का प्रयास करेगा तो उनमें से एकमात्र शब्द निकलेगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज मैं बहुत भाव विभोर हूं और माननीय मुख्यमंत्री को शब्द नहीं है मेरे पास धन्यवाद कहने का, क्योंकि चौरी चौरा के महाराज जी जब इतना जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, आज ये आपकी सोच है कि चौरी चौरा इतिहास के पन्नों में न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी एक अलग पहचान बनाएगा। इस चौरी चौरा की क्रांतिकारी धरती पर आज इस कार्यक्रम में हमारे माननीय लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं अपने चौरी चौरा की सम्मानित जनता की तरफ से उनका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे माननीय राज्यपाल जो नारी शक्ति का एक सक्षम उदाहरण भी है, उनका किसी कारणवश यहाँ आना नहीं हो पाया है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनका आशीर्वचन हमें मिलेगा। मैं उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूं। इस प्रदेश को उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश की ओर लेकर जाने वाले और जो हमारे शहीदों ने, जो हमारे क्रांतिकारी बंधुओं ने जो सपना देखा था कि कोई भी आजादी केवल राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, उसके साथ समाज में भय से भी मुक्ति होना चाहिए, भूख से भी मुक्ति होना चाहिए, इस दिशा में लगातार प्रयासरत हमारे इस जिले की शोभा बढ़ाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो प्रदेश में एक कुशल प्रशासक के रूप में हमारे शहीदों के उस सपनों को संजो रहे हैं। लगातार और कोरोना काल में हम लोगों ने देखा भी और लगातार प्रयासरत हैं। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे अभिभावक में राजनीतिक गुरु माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं अपने दिल की गहराइयों से अपने चौरी चौरा की सम्मानित जनता की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे इस जिले के प्रभारी भी हैं और जो अपनी सरल सहज सहजता के लिए बहुत फेमस भी हैं, प्रसिद्ध हैं, ऐसे हमारे प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री जी का भी बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पर्यटन राज्य मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। इस क्षेत्र के 3 बार से लगातार सांसद मेरे बड़े भाई लोकप्रिय जनप्रिय नेता श्री कमलेश पासवान
जी का भी मैं हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज यहाँ पर माननीय विधायकगण ने भी समय दिया है। माननीय विधायकगण श्री विमलेश पासवान जी, विपिन भाई साहब, यहाँ सभी उपस्थित लोगों को उनकी तरफ से, हमारी सम्मानित जनता की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक संगठन शिल्पी के रूप में, एक कुशल नेतृत्व को हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में भी और हमारे कार्यकर्ताओं के दिल में एक अलग छवि के रूप में गोरक्ष प्रांत को लेकर जाने वाले हमारे यशस्वी लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र भाई साहब का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वर्धन करती हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित और इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा सहयोग करने वाले इसके मुंडेरा बाजार के पूर्व चेयरमैन ज्योति प्रकाश गुप्ता जी, उनकी वर्तमान चेयरमैन सुनीता गुप्ता भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, महाराज जी जिस दिन से आपने घोषणा किया है कि इस कार्यक्रम को इतने बड़े पैमाने पर किया जाएगा, मैं साक्षात प्रमाण हूँ कि किस तरीके से दिन रात जिले के आला अधिकारियों ने लग के आज इस पूरे को इतना सुंदर बनाया है और इस लायक बनाया है कि पूरे साल भर उसका उत्सव के रूप में इसको मनाया जाएगा। इसमें योगदान देने वाले हमारे मंडलायुक्त श्री जयंत नारिकर जी, जिलाधिकारी श्री के विजेंद्र पांड्यान जी, सीडीओ श्री इंद्रजीत सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह जी, यहाँ हमारे एसएसपी जोगिंदर जी, आईजी राजेश जी, सभी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों, पर्यटन विभाग के अधिकारियों, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री ने सोचा और आपने उसको साक्षात करने में अपना दिन रात एक किया। यहाँ पर उपस्थित मीडिया के बंधु भी है, मैं आपका आभार प्रकट करने के साथ साथ आपसे कुछ निवेदन भी करना चाहूंगी। चूंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा है, जो हमारा भी सपना है कि चौरी चौरा को उसकी वास्तविक स्थिति में एक वास्तविक पटल पर इतिहास के पन्नों में जो खो गया था वो जगह मिले, तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि ये प्रोग्राम साल भर चलेगा तो ये आपकी सक्रियता पूरे वर्ष भर बना रहे। आज इस कार्यक्रम में देवतुल्य जनता हमारी आई हुई है, जिनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहता है। मेरे पास इतना ही कहना चाहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके देखने के लिए ही इतनी पब्लिक आ जाती है, हमारा इतना उत्साह रहता है आपको लेके। मैं अपने देवतुल्य जनता को, अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, इनकी गर्भों में जो इतनी उपस्थिति हुई है, मैं आपके चरणों में वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ज्यादा नहीं, मैं स्वागत भाषण के बाद से दो चार बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगी। जब आप माननीय मुख्यमंत्री यहाँ नहीं बने थे 2017 के पहले, ये शहीद स्मारक इतनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ था। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ सभी जनता जानती है, कोई यहाँ आता नहीं था, जुए का अड्डा था और इतनी पवित्र स्थल पर कभी हम लोग का आना होता तो यही देख के लगता था कि क्या कोई किसी भी सरकार का इधर रुक नहीं जाता है। लेकिन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, मेरे पास शब्द नहीं है, जो आपने सोचा इस क्रांतिकारी धरती के बारे में, इस पवित्र स्थली के बारे में, ये पूज्य स्थली के बारे में, अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। और आज ये केवल महाराज जी जीर्णोद्धार का कार्य नहीं हो रहा है, आज इस जीर्णोद्धार के कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने शहीदों को वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिसके वो हकदार है। और मैं अपनी जनता से भी कहना चाहूंगी, ऐसा नहीं कि इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री इस प्रदेश में नहीं हुआ करते थे, लगातार कभी प्रदेश खाली नहीं रहा है, लेकिन ये सोच अगर माननीय योगी जी के मन में आया है तो ये उनकी उस तड़प को भी दिखाता है जो शहीदों के प्रति है, वो उनके राष्ट्र प्रेम को भी दिखाता है। ये उजागर होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं कि जिन लोगों ने, जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनकी वजह से आज इतना सब कुछ सुचारू ढंग से चल रहा है, उन्हें किस तरीके से संजो के रखा जाए, वो हमारी धरोहर है। इसका साक्षात उदाहरण ये पवित्र शहीद स्मारक के कायाकल्प के रूप में हम लोग देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके रेडी हूँ, बहुत ज्यादा मैं आभार प्रकट करती हूँ अपनी सम्मानित जनता की तरफ से, क्योंकि जब स्वतंत्रता आंदोलन चला होगा तो किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि किसका क्या होगा, लेकिन आज उसके 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम मात्र 2 दिन के अवसर पर भी समाप्त किया जा सकता था। लेकिन ये आपकी दूरदर्शिता और ये आपकी संवेदनशीलता है कि इसको आपने न केवल गोरखपुर जिले में मनाने का लक्ष्य रखा है, बल्कि पूरे प्रदेश में आज इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। कल वंदे मातरम का भी एक रिकॉर्ड गिनीज बुक में किया गया है। और मैं आपको बताऊं माननीय मुख्यमंत्री जी की आज
जो चौरी चौरा इतिहास के पन्नों में गुम था, केवल हमारे चौरी चौरा के शहीदों को ही नहीं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हर जिले में जो शहीद हुए हैं उनको उचित सम्मान मिलेगा, उनके परिवार को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और मैं इतना कहना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी, शायद अगर आप जिले के मुख्यमंत्री ना होते तो शायद ये ना हो पाता। इसके लिए मैं आपकी बहुत ऋणी हूँ और हम लोग उसके सहभागी हैं, तो मैं अपने आप को भी बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। महाराज जी, मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन चौरी चौरा कांड शब्द यूज करता था, प्रयोग किया जाता था, कांड जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, लेकिन आपने उसको एक महोत्सव के रूप में महोत्सव का नाम दिया है। आपने ये हम लोगों को एहसास करवाया कि इस घटना का कितना महत्व था। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो घटना यहाँ असहयोग आंदोलन की दशा दिशा को उसने बदला, उसने स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपना योगदान दिया। अगर उस समय कांग्रेस पार्टी और हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी का सहयोग मिला होता तो कोई बड़ी बात नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की आजादी के लिए हमें 1947 तक क्या पता इंतजार ना करना पड़ता। इतना बड़ा महत्व है इस घटना का। आज मैं ज्यादा नहीं कह रही हूँ, लेकिन उन शहीद परिवार जो हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनकी भी ऋणी हूँ कि आपके योगदान की वजह से आज ये दिन हम लोग को देखने को मिल रहा है। आपका स्वागत, अभिनंदन है। महाराज जी, वैसे तो आपका आशीर्वाद मुझे और विधानसभा चौरी चौरा को हमेशा मिलता रहता है, लेकिन इस मुंडेरा बाजार की जो मांग इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे पूरी कर दी गई है, मैं पूरे बाजार की तरफ से आपके चरणों में वंदन और अभिनंदन करती हूँ। कभी भी बाजार में बैठना मुश्किल हो जाता था, कितना काम करवाया, मुंडेरा बाजार का फ्लाईओवर तो हुआ नहीं, लेकिन ये अब आपकी वजह से ये जो पूरा हो जा रहा है, सम्मानित जनता आपकी ऋणी रहेगी हमेशा। ब्रह्मपुर ब्लॉक महाराज जी हमेशा, मैं कह रही हूँ, हमेशा जल भराव की समस्या से ग्रसित रहता था, लेकिन आपके आशीर्वाद से कल हमारे यहाँ 5 जगह शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू किया गया है और आज हजारों एकड़ जमीन बच जाएगी। पूरा ब्रह्मपुर ब्लॉक आपका हमेशा रेडी रहेगा। कितनी फसल, एक ही फसल महाराज इनकी हो पाती थी। मैं महाराज जी देखिए, ज्यादा नहीं, एक लाइन और 2-4 लाइन में बोलना चाहूंगी कि जब साहब 2017 में आप माननीय मुख्यमंत्री बने, अपार हर्ष का विषय तो था ही हमारे लिए, लेकिन चौरी चौरा का इतना कायाकल्प होगा इसका बहुत अंदाजा नहीं था। आपका निरंतर प्रयास रहा, आशीर्वाद रहा। आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि शायद ही कोई बड़ा काम चौरी चौरा में रह गया हो। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और एक कुशल प्रशासक के रूप में जो हमारे शहीदों ने सपना देखा था कि समाज में समानता, स्वतंत्रता और आखिरी पायदान तक किस तरीके से हम अपनी सरकारी योजनाओं का लाभ लेके जाएं, इसमें जो हमारे माननीय अधिकारी लोग, सभी लोगों का, हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, आपके आशीर्वाद से ये कार्य इतना कुशलता पूर्वक चल रहा है कि अभी देखिए दिव्यांगजनों की एक कार्यक्रम भी यहाँ पे रखा गया है। महाराज जी, ज्यादा नहीं, बस एक बात और कह के अपनी वाणी को विराम दूंगी कि आपका आशीर्वाद चौरी चौरा में तो बना रहता है, लेकिन आपके आने से उत्साह बहुत बढ़ जाता है। 2 साल बाद आपका आगमन हुआ है, ये फ्रिक्वेंसी थोड़ी बढ़ी, तो आपका अभी कार्यक्रम लगातार रहेगा। तो मैं अपने सम्मानित जनता की तरफ से ये बहुत बहुत अपील करती हूँ कि आपका आगमन अगली बार फिर हो, आपका आशीर्वाद मिले। और महाराज जी, मैं एक बात और कहूंगी, देखिए भगवान को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब इन वर्दी में पहने हुए, चाहे वो हमारे सेना के जवान हो, चाहे हमारे पुलिसकर्मी हो, जब मैं इन लोगों को देखती हूँ तो मुझे भगवान का ये एहसास होता है जो अपने प्राणों का न्यौछावर करके खुशी खुशी दूसरों की रक्षा में जान दे देते हैं। और मैं बहुत अपने आप को ऋणी महसूस करती हूँ कि काश हम लोग भी इनके लिए कुछ कर सके। लेकिन हमारी भारत सरकार और हमारी प्रदेश सरकार किस तरह शहीदों के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, इसके कई कार्यक्रम की मैं खुद सहभागी रही हूँ। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। महाराज जी, छोटे मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन मैं 2 लाइनें जरूर कहना चाहूंगी कि जब बॉर्डर से ये खबर आती है कि ये शहीद हो गए, वो शहीद हो गए, तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के ज्यादातर मैटर होता है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ ऐसा कोई काश उपाय निकलता कि इन जवानों की खबर आनी बंद हो जाती। मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहती हूँ, मैं तो ये मानती हूँ कि अगर बस खत्म कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, अगर 2-4 महीने कमाना आपको मिल जाए तो भारत का जो पुराना मैप है वो ठीक हो जाएगा। और इसके साथ मैं मनोज तिवारी की 2 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम कर रही हूँ।
बच्चा बच्चा जहां पूरा हिंदुस्तान चाहता, बच्चा बच्चा जहां पूरा हिंदुस्तान चाहता, हमरे देश का हिंदू मुसलमान चाहता, खाली करगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता, खाली करगिल नहीं पूरा पाकिस्तान। सभी को संगीत यादव का सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। इसके बाद मैं स्थानीय सांसद माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी को आमंत्रित करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। बोलिए भारत माता की। बहुत धीरे बोल रहे हैं आप लोग। आदरणीय मुख्यमंत्री जी चौरी चौरा में 3 साल के बाद आ रहे हैं और जो हमारी मांग है, मुझे नहीं लगता है कितने धीरे से आप नारा लगाएंगे तो मिलने वाला आपको। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हम सब लोगों के श्रद्धा के केंद्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी, मंच पर बैठे हम लोगों के प्रभारी मंत्री आदरणीय रमापति शास्त्री जी, आदरणीय पर्यटन मंत्री नीलकंठ त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दमेन सिंह जी, मंच पर बैठी इस विधानसभा की लोकप्रिय विधायिका बहन श्री संगीता यादव जी, विधायक डॉक्टर विल्वेश पासवान जी, विधायक आदरणीय विपिन सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, पत्रकार बंधुओं, अधिकारीगण और इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है श्रोता बंधुओं, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से परम पूज्य महाराज जी का इस चौरी चौरा के शहीद स्थल पर, उन वीर सपूतों के धरती पर आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। यह सौभाग्य का विषय है आज हम सब लोगों के लिए। मैं लगातार 11 साल से यहां सांसद हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थल, शहीद स्थल को जिस तरह के नया जीवन देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आजादी के बाद इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने इस पर सोचा भी होगा। साथियों, ये बहुत बड़ा जो सपना था, आज भारत मां के सपूतों, मां भारती के सपूतों ने की वजह से आज हम लोग खुली सांसों ले पा रहे हैं। यहां पर 4 फरवरी 22 में जिस तरह हमारे चौरी चौरा का मान आजादी की लड़ाई में बढ़ा था, साथ ही हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है और खासतौर मेरे लिए भी इस धरती का गौरव का विषय है कि मैं यहां का सांसद हूं। साथियों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता हूं। हम सब लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं और खासतौर पर मुझे याद है कि आज से 5 साल पहले जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आरओबी पुल का मांग किया था। उस समय हम लोगों ने यह भी मांग किया था कि चौरी चौरा की जो सबसे बड़ी समस्या है आवागमन की, कोई ऐसा चुनाव नहीं रहा, ऐसा कोई सभा नहीं हुआ जहां पर चौरी चौरा के लोगों ने चौरी चौरा नगर में फ्लाईओवर की मांग न की हो, और कोई ऐसा रेल मंत्री नहीं रहा हो पिछले 11 साल में। मैंने अपने लोकसभा में इस बात को उठाने का काम नहीं किया। साथियों, ये सौभाग्य का विषय है। आज जिन वीर सपूतों का श्रद्धांजलि सभा हम लोग मना रहे हैं, 1 वर्ष तक हम लोग ये मनाने जा रहे हैं। आज हम लोगों को मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय महाराज जी यहां बैठे हुए हैं। मैं इन सभी जनता की तरफ से, चौरी चौरा के एक नागरिक की तरफ से महाराज जी आपसे मांग करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों से गोरखपुर में जितने भी मुद्दा थे, मैं किसी चीज की बात करूं, चाहे चौरी चौरा से लेके ब्रह्मपुर के सड़क की बात करूं, सरदार नगर से लेके पूरा उसकी सड़क की बात करूं, महाराज जी ऐसा कोई काम नहीं है जहां पर आपने शिलान्यास करके काम करने का काम नहीं कर रहे हैं। जो गति आपने विकास को दी है यह अकल्पनीय है।
हम लोग सोच भी नहीं सकते थे गोरखपुर का नाम इस तरह। हम लोग हमेशा ये बात करते थे, जब भी कोई उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करता था तो हमेशा पश्चिम की तरफ से हुआ करता था। विकास के नाम पर गोरखपुर को कभी कुछ मिला नहीं, लेकिन 3 वर्षों में जिस तरह बांसगांव ही नहीं पूरे क्षेत्र में जिस तरह विकास हो रहा है, मैं महाराज जी आज मंच में मार्फत से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, आपका स्वागत करना चाहता हूं। महाराज जी, हम सब लोग चौरी चौरा के नागरिक आपसे दोनों हाथ फैलाकर चौरी चौरा नगर के लिए फ्लाईओवर की मांग करना चाहते हैं। मैं उपस्थित सभी जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी जगह खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर महाराज जी का स्वागत करिए और आरोपी पुल की मांग करिए कि महाराज जी एक छोटी सी मांग हमारी है, उसको पूरा हो जाए तो हमारा चौरी चौरा का भविष्य चेंज हो जाएगा। महाराज जी, मैं बहुत लंबी बात न करते हुए एक बार पुनः उपस्थित मंच का हार्दिक स्वागत करते हुए, वंदन करते हुए और इस शहीद स्थल पर, चौरी चौरा के शहीद स्थल पर उपस्थित अपने एक एक नागरिक का स्वागत करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। इसके बाद में अति आदर के साथ माननीय मंत्री समाज कल्याण व अनुसूचित जाति कल्याण उत्तर प्रदेश श्री रमापति शास्त्री जी से निवेदन करूंगी कि कृपया अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की। कार्यक्रम में हम सबके अगुवा उत्तर प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी, पर्यटन विभाग की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए हमारे बीच में पधारे पर्यटन राज्य मंत्री आदरणीय नीलकंठ तिवारी जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय कमलेश पासवान जी, आदरणीय गीता यादव जी, सभी माननीय मंत्रीगण, सभी विधायकगण और क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, हमारे सामने बैठे हुए तमाम हजारों की संख्या में सभी कार्यकर्ता मित्रों, भाइयों और बहनों, आज तो हम लोग सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, लेकिन इस शहीदों को नमन करते हुए मैं केवल एक शहीद का उद्गार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आपातकाल के दौरान जब हम गोंडा के जेल में लोग बंद थे तो राजेंद्र लाहिड़ी नाम का एक नौजवान 27 साल की उम्र में उसको फांसी दी गई थी। फांसी देने के वक्त अंग्रेजों के अधिकारियों ने पूछा था, तुम मरने जा रहे हो, अब क्या चाहते हो? उस शहीद का उद्गार आपको सबको समर्पित करना चाहता हूं। उस शहीद ने कहा था, मैं आई एम नॉट गोइंग टू डाई बट आई एम गोइंग टू वांट टू बी फ्री इंडिया। मैं मरने नहीं जा रहा हूं बल्कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने जा रहा हूं। ये उद्गार उनकी थी कि हम मरने नहीं जा रहे हैं, देश के लिए स्वतंत्र भारत में जन्म लेके जा रहा हूं। आज उसी को आदरणीय जोगी जी, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को आज शहीदी दिवस के नाम पर, शहीद महोत्सव के नाम पर जो आपने एक बहुत बड़ा काम उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है और देश को एक संदेश दिया है, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और शहीदों को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं अति आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगी कि सामने पड़े सोफे पर आप विराजमान हों और अपना स्थान लें। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी पर आधारित है, चौरी चौरा जो ये महोत्सव है उस पर आधारित है, उसकी तैयारी कृपया कर लें। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना स्थान लेने आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे आपके लिए। और मेरे साथ
एक साथ सब बोलेंगे वंदे वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी ये डॉक्यूमेंट्री कुछ क्षणों के लिए रोक दी जाए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा, वो अपना स्थान लेंगे। तत्पश्चात हम इस डॉक्यूमेंट्री पर एक दृष्टि डालेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय जी पर, जो कि चौरी चौरा पर आधारित है। तब तक अति धैर्य और संयम के साथ मैं सभी से निवेदन करूंगी कि अपना स्थान ले लें और भारत माता को याद करें। मेरे साथ पूरी ऊर्जा और शक्ति के साथ बोलें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अभी इस डॉक्यूमेंट्री को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए कृपया। हमारे लिए बहुत ही गौरव का, हर्ष का विषय है कि हमारे इस कार्यक्रम को पूरा देश देख रहा है। और मैं ये बता दूं कि इस कार्यक्रम को सजीव यानी कि लाइव देखा जा रहा है फेसबुक पर, यूट्यूब पर और जो हमारी वेबसाइट है www.chaurichaura100.com पर। तो इस आयोजन के लिए, इस भव्य आयोजन के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं चाहूंगी आप सबसे कि एक बार जोरदार तालियां इस भव्य आयोजन के लिए, चौरी चौरा महोत्सव, शताब्दी महोत्सव के लिए जोरदार तालियां। आपको बता दूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ये इच्छा थी, उन्होंने ऐसा अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि वंदे मातरम का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना चाहिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत ही प्रसन्नता, हर्ष और गौरव हो रहा है कि कल शाम तक इसकी लाइनें खुली थी और कल शाम तक 1.5 लाख से ऊपर लोगों ने इसे रिकॉर्ड किया है, लाइव दिखा दिया है। तो एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं चाहूंगी। तालियों में जरा ऊर्जा और दम होना चाहिए। अपने प्रदेश के मुखिया के लिए जो हम सब के हृदयों में रहते हैं, लोकप्रिय, जनप्रिय हैं, उनके लिए तालियों की कमी नहीं, जोरदार तालियां होनी चाहिए मित्रों। और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप भी सम्मिलित हैं, आपका सहयोग है, आपका साथ है। आप सबको भी साधुवाद दूंगी मैं इस मंच से। और जब तक कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः इस परिसर में, पंडाल में विराजें, आइए एक साथ मेरे साथ बोलिए, वंदे वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। आइए जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करें। आपका पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन माननीय। मैं निवेदन करूंगी कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जीवन पर आधारित वृत्त चित्र जो कि आकाशवाणी द्वारा बनाया गया है, उसको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाएं और माननीय से निवेदन करूंगी कि कृपया एक दृष्टि इस पर डालें। त्रिवेणी संगम
और पुण्य भूमि तीर्थराज प्रयाग, जहां धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक गतिविधियां अपनी ही तरह से मुखरित होती रही हैं। यहाँ की इमारतों, गली कूचों, सड़कों के साथ जुड़ी है स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई की कहानियां। अनगिनत कर्मवीरों, तपस्वियों ने यहाँ जन्म लेकर सर्वत्र दीप ज्योति प्रज्वलित की है। इसी पुण्य भूमि में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी जन्म लिया और समूचे राष्ट्र में शैक्षिक, सांस्कृतिक परंपराओं को एक दिशा प्रदान की। प्रयाग की इस पुरानी बस्ती अहियापुर स्थित भारती भवन के कूंजा सावलदास के इस छोटे से मकान में पंडित ब्रजनाथ और श्रीमती मोना देवी की 5वीं संतति के रूप में 25 दिसंबर सन 1861 को एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम मदन मोहन रखा गया। घर की प्रारंभिक शिक्षा के बाद मदन मोहन को श्री हरदेव गुरुजी के श्री मदक्षर पाठशाला में, जिसे आज श्री धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला कहते हैं, भर्ती करा दिया गया। धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला जो है हरदेव गुरु ने स्थापित किया था। वो ऐसे महान थे, त्यागी आदमी, कि वो सिर्फ शाम को 2 पूरी और दही खाते थे, और जो कोई आदमी आता रहता था उसके पीछे वो टकटकी लगा करके उन्होंने ओम हरि ओम हरि कहा। उसने अगर सुन लिया और बुला दिया तो ठीक है, नहीं तो लौट के चले आगे पाठशाला आगे। हरदेव गुरु थे, उन्होंने स्थापित किया था ज्ञानोपदेश। हमारी सबसे पहले मुलाकात उनकी वही थी मालवीय जी की। वैसे तो हमने देखा है, मगर सबसे पहले उनका भाषण या कोई चीज हमें सुनने का सौभाग्य हमको अपने दादा साहब लाला सवरण लाल जी साथ भैया, और हम वहाँ गए, उनके घर के पास गए। उनके घर के पास जो हॉल है उसमें उनकी कथा हो रही थी। उन्होंने शायद हमें समझ में आता है ये रामायण, तुलसीकृत रामायण का कुछ भाषण पढ़ा, और वो इतना सुंदर था, इतना प्रभावित मैं गया कि मैं आपसे नहीं कह सकता। वो उनकी वाणी में मधुरता और धीरता, और जो थे सबके आंखों में आंसू भर रहे थे जिस बात की उन्होंने रामायण पढ़ी। मैट्रिक परीक्षा पास करने के उपरांत उनका विवाह कुंदन देवी के साथ हो गया। उसी समय उनका प्रवेश न्यूयॉर्क सेंट्रल कॉलेज में हो गया और सन 1881 में उन्होंने FA की परीक्षा पास की
और सन 1884 में उन्होंने बीए की परीक्षा पास कर ली। निर्धन परिवार में जन्म लेने के कारण वो आगे की शिक्षा नहीं ग्रहण कर सके और अपनी माताजी के कहने पर सन 1885 में उन्होंने 40 रुपए मासिक पर गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापन कार्य आरंभ कर दिया। अठारह की द्वितीय कांग्रेस में मालवीय जी कलकत्ते गए हुए थे। वहां उनकी डॉक्टर रामपाल सिंह जी से मुलाकात हुई, राजा रामपाल सिंह जी से, और राजा रामपाल सिंह के आग्रह पर उन्होंने काला काकर में जाके हिंदुस्तान पत्र का संपादन करना स्वीकार किया। किंतु उन्होंने एक शर्त राजा रामपाल सिंह जी के सम्मुख रखी थी। वो ये शर्त थी कि क्योंकि राजा महाराजा लोग वैभव में रहते थे, उनकी बहुत सी चीजें ऐसी होती थी जो मालवीय जी के हिसाब से उनके अपने व्यक्तिगत मत के अनुसार सर्वथा उचित नहीं थी। उसमें सबसे अधिक उनको विरोध था कि यदि कोई मद्यपान किए हो तो उस समय उसे हर किसी से नहीं मिलना चाहिए। अतः वहां की पत्रकारिता स्वीकार करने की शर्त में उन्होंने ये बात रखी थी कि मैं संपादकत्व तभी करूंगा जब कभी भी किसी भी दिन आप मद्यपान किए हो उस समय मुझे अपने पास न बुलाएं। राजा रामपाल सिंह जी ने उनकी ये शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली थी और महामना ने जाकर के काला काकर में हिंदुस्तान का संपादकत्व प्रारंभ किया। उसके बाद खूब अच्छा पत्र चला, अच्छा उनका आपस में सामंजस्य था, पत्र की अच्छी शोहरत भी हुई। किंतु इत्तेफाक से एक दिन कुछ वर्षों के बाद में राजा रामपाल सिंह जी ने जब महामना को बुलाया अपने पास, उस समय संभवतः वे मद्यपान कर चुके थे। अपनी शर्त के अनुसार महामना जी ने उनके पास दूसरे दिन अपना त्याग पत्र भेज के यह आग्रह किया कि क्योंकि शर्त का उल्लंघन हो गया जिस शर्त पर वो आए थे, इसलिए उन्हें इस पद से मुक्त किया जाए। उस हालत में राजा रामपाल सिंह जी ने अपनी एक दूसरी शर्त महामना जी के सामने रखी और उन्होंने ये कहा कि यदि आपके ऐसा व्यक्ति वकालत करे तो संभवतः देश के और भी विशिष्ट जो क्षेत्र हैं उनमें उनका योगदान अधिक हो पाएगा। उस समय तक महामना जी ने वकालत पढ़ी नहीं थी, किंतु राजा रामपाल सिंह के आग्रह पर उनकी इस शर्त पर कि वो तभी उन्हें मुक्त करेंगे जब वह वकालत करने की स्वीकृति दे देंगे, महामना जी ने वकालत पढ़ी और वकालत पढ़ने के बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। उनके एक मित्र लाला ब्रजमोहन लाल जी भल्ला के पास साहित्य और दर्शन की पुस्तकों का अच्छा संग्रह था। उन्हीं के सहयोग से मालवीय जी ने 15 दिसंबर सन 1889 को एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की, जो बाद में भारती भवन पुस्तकालय के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इलाहाबाद में मालवीय जी का एक स्थान भारती भवन है, जहां भारती भवन पुस्तकालय की स्थापना महाराणा मालवीय जी ने कराई। भल्ला परिवार ने मालवीय जी को की प्रेरणा से अपना सब कुछ उसमें दान दिया, स्थान दिया, बिल्डिंग बनवाया, तो मालवीय जी की प्रेरणा थी और मालवीय जी ने भारती भवन पुस्तकालय को बनाया और उनका लक्ष्य था कि उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी, कैसे हिंदी को बढ़ाया जाए, कैसे लोगों में पढ़ने की भावना उत्पन्न की जाए और भारतीय भवन पुस्तकालय इलाहाबाद का केंद्र बना। जैसे उधर स्वराज भवन था वैसे भारतीय भवन इधर था, जहाँ लाला लाजपत राय आते थे और हमारे पुस्तकालय में, भारतीय भवन पुस्तकालय में स्वयं श्रीमती कमला नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तमाम लोग आते थे और क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया था। स्वाधीनता की लड़ाई में एक स्थान हो गया था। उसी बहाने अंग्रेजों के समय था, छापा पड़ता था, मगर वो काम चला और भारतीय पुस्तकालय मालवीय जी की देन उनकी प्रेरणा से बनी। सन 1891 में उन्होंने कलकत्ते से LLB की परीक्षा पास की और सन 1893 में उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ कर दी। वकालत शुरू करने के बाद में महामना जी का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कुछ ही वर्षों में
ऊपर के 4 वकीलों में लिया जाने लगा। पंडित सुंदरलाल जी, पंडित मोतीलाल नेहरू जी, जे.एन. चौधरी साहब, इन 3 लोगों के बाद उनका दर्जा इलाहाबाद के सबसे अच्छे वकीलों में शुमार हो गया था। ऐसी हालत में उनको वो ताज्जुब किया करते थे कि आखिर आप ऐसी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, या बाकी भी जिस तरह से वो केस की तैयारी करते थे उस केस में इतने दत्तचित्त होकर के आप कैसे केस की तैयारी करते हैं। उनका उद्देश्य हमेशा यह रहता था कि जो काम किया जाए वो बहुत ही अच्छी तरह से किया जाए, और केस करने के पहले वो स्वतः इस चीज को हमेशा अपने मन में देखा करते थे, अपने मन में विश्वास करते थे कि जिस किसी का पक्ष वह प्रस्तुत कर रहे हैं वह पक्ष सही है अथवा नहीं है। पंडित मदन मोहन मालवीय में 3 गुण विशेष रूप से विद्यमान थे: मुकदमे की पक्की तैयारी, प्रभावशाली वाणी और मुकदमे को ऐसे ढंग से रखने की कला कि सुनने वाला तत्काल बात मान ली। मालवीय जी ने अपनी एक तीव्र आकांक्षा के कारण वकालत छोड़ दी थी। किंतु जब चौरी चौरा के केस में 100 करीब 150 व्यक्ति लोगों को फांसी की सजा हुई, तो इस समय कांग्रेस को ये तय करना पड़ा कि हाईकोर्ट में इस केस की बहस कौन करेगा। लोगों ने पंडित मोतीलाल नेहरू जी से प्रार्थना की कि वो इस केस को करें हाईकोर्ट में, किंतु पंडित मोतीलाल जी ने कहा कि यदि इस केस को कोई सबसे अच्छी तरह कर सकता है तो महामना मालवीय कर सकते हैं। कांग्रेस के विशेष आग्रह पर महामना मालवीय जी ने कई वर्षों बाद, 10-12 वर्षों बाद फिर से हाईकोर्ट में जाना स्वीकार किया, और उस केस की अपील में उन्होंने जो बहस की, तो इतिहास में लोग कहते हैं ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। उनकी बहस खत्म हो जाने के बाद में सर ग्रिंडल मिल्स जो चीफ जस्टिस थे, वो बेंच में थे, उन्होंने उठको दौरान आर्गुमेंट 3 बार उन्होंने उठ के बाउल किया था, झुक करके महामना जी को उन्होंने सम्मान प्रकट किया था, और उसके अंत में उन्होंने ये कहा था कि इस केस का क्या नतीजा होगा ये तो अभी हम नहीं कह सकते हैं, हम इसका निर्णय अपने पास सुरक्षित रखते हैं, किंतु हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि जिन लोगों का केस महामना ने बहस किया है, महामना से अच्छा इस केस को कोई बहस नहीं कर सकता था, और इन मुवक्किलों के जो भावी पीढ़ी वाले हैं वो महामना मालवीय के हमेशा ऋणी रहेंगे। सन 1901 में पंडित मदन मोहन मालवीय को इलाहाबाद नगर पालिका का वाइस चेयरमैन चुना गया, और इस पद पर वे 3 वर्ष तक बने रहे। ये न्यूयॉर्क सेंट्रल कॉलेज उस जमाने में पाश्चात्य शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। सन 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना से न्यूयॉर्क सेंट्रल कॉलेज की महत्ता बढ़ गई, और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। ऐसे में मालवीय जी ने एक छात्रावास बनाने के लिए घूम घूम कर धन एकत्र किया, और सन 1901 में मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास की स्थापना की, और आज ये मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध है। सन 1903 में ही उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया, और सन 1920 तक वो सदस्य बने रहे। सन 1907 में उन्होंने दैनिक समाचार पत्र अभ्युदय का संपादन किया, और 24 अक्टूबर सन 1909 को उनके ही प्रयासों से अंग्रेजी समाचार पत्र द लीडर का जन्म हुआ। इस समाचार पत्र में कई उतार चढ़ाव आए। महामना मालवीय जी के प्रयासों से ये सतत संभलता निकलता रहा। सन 1910 में काशी नानजी प्रचारणी सभा में एक सभा हुई हिंदी के प्रेमियों को, और उन लोगों ने तय किया हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए एक संस्था की स्थापना हो। तो सन 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्रथम स्थापना काशी में हुई,
और उसके वो सभापति थे, प्रथम काशी हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति थे। और उसके पश्चात जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रयाग के अधिवेशन में भी वो बराबर स्थायी समिति में आते थे, बैठते थे, रुचि लेते थे, सभापतित्व करते थे स्थायी समिति के बैठकों में। इलाहाबाद से उनका इतना घनिष्ठ संबंध था, भाई इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के वो चेयरमैन थे, इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले लीडर प्रेस के जन्मदाता थे, लीडर अखबार के जन्मदाता थे, स्वयं पत्रकार थे, काला कागज से प्रकाशित होने वाले हिंदुस्तान अखबार के वो संपादक थे। तो उनका कई रूप है, वकील का रूप है, साहित्यकार का रूप है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मकरंद नाम से वो हिंदी में कविता भी लिखा करते थे। घट घट व्यापक राम जपरे, मत कर बैर झूठ मत भाखे, मत पर धन हर मत मद चाखे, जीव मत मार जुआ मत खेले, मत पर तियलक यही तेरो तपरे, घट घट व्यापक राम जपरे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी पर आधारित ये अपने पिताजी के कहने पर उन्होंने वकालत छोड़ी। पर विराम देंगे हम। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए जिन्होंने इस चौरी चौरा जो 1922 में हुआ था उस पर 200 लोगों से ज्यादा लोगों को मुकदमा लड़कर बचाया था। तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। हमारे देश के गौरव और अभिमान ये बताते हुए मुझे अति हर्ष का विषय हो रहा है कि हमारे प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया हम सब से ऑनलाइन जुड़ रही हैं। बस 2 मिनट के अंतराल पर माननीय राज्यपाल महोदया को ऑनलाइन कनेक्ट करें प्लीज। राजभवन से हमारे बीच में हमारे प्रदेश की अति आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदया का हम जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करेंगे इस चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव में। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और बस कुछ ही क्षणों में हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी वेब लिंक के माध्यम से समारोह कार्यक्रम स्थल से जुड़ेंगे। एक बार पुनः माननीय राज्यपाल महोदया का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करूंगी। इस ऐतिहासिक दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आज का दिवस, ऐतिहासिक दिवस, उन शहीदों को, उन वीरों को नमन जिन्होंने चौरी चौरा में अपने प्राण बलिदान कर दिए और एक स्वतंत्रता संग्राम को एक नया आयाम दिया, एक नया रुख दिया। तो क्यों ना एक बार हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें और एक बार वंदे मातरम का नारा लगाएं।
वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये ऐतिहासिक भूमि है जिसको आज 100 साल बाद, जिस पर हम उन पुनः शहीदों को, इन वीर सपूतों को याद कर रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता सेना से हमारे संग्राम को एक नई दिशा दी, एक नया आयाम दिया। बस कुछ ही क्षणों के अंतराल पर माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबसे जुड़ेंगे और इस ऐतिहासिक ये ऐतिहासिक अति पावन भूमि, ऐतिहासिक दिवस और उसमें उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी की, और साथ ही साथ वर्चुअली जुड़ रहे हैं हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी।
इस ऐतिहासिक दिवस के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को पूरा भारतवर्ष लाइव देख रहा है फेसबुक, यूट्यूब और चौरीचौरा100.com पर। और इसी के साथ हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव में। पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूं। और इसी के साथ साथ चौरी चौरा थीम सॉन्ग की प्रस्तुति संस्कृति विभाग के संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा। शौर्य और बलिदान, शौर्य और बलिदान। कोटि कोटि जनता के मन में, कोटि कोटि जनता के मन में भरा आत्मविश्वास। चौरी चौरा के वीरों ने, चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास। चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास। फरवरी की घटना से बदल गई तस्वीर। व्याकुल हुआ फिरंगी शासन, लगा लक्ष्य पर तीर। अंग्रेजों को हुआ पराजय का कड़वा एहसास। चौरी चौरा के वीरों ने, चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास। चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास। देकर प्राण बचाया अपनी माटी का अभिमान। मोदी योगी उन्हीं सपूतों का करते सम्मान। तब में डूबी हुई धरा पर फैलाया जुझार। चौरी चौरा के वीरों
रहेंगे। अंतस्थल में सदा रहेगा भारत का आवाज। चौरी चौरा के वीरों ने, चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास। चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास, रचा नया इतिहास। स्वराष्ट्रम रक्षे। स्वराष्ट्रम रक्षे। बहुत बहुत आभार माननीय। और इसके बाद सूचना विभाग द्वारा चौरी चौरा पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री है, जिस पर मैं निवेदन करूंगी माननीय से कि एक दृष्टि डालें। उत्तर प्रदेश की धरती धर्म और आध्यात्म की धरती है। दुनिया को मैत्री, करुणा एवं शांति का संदेश देती है। यहाँ अनेक अवतारों और तपस्वियों ने जन्म लिया। साथ ही ये धरती देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों की भी जन्मभूमि रही है। प्रथम स्वातंत्र्य समर 1857 से लेकर 1947 तक उत्तर प्रदेश जन क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा। अंग्रेजी हुकूमत की तानाशाही और उत्पीड़न के खिलाफ गोरखपुर के वीर सपूतों ने भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया। डुमरी स्टेट के बंधु सिंह के नेतृत्व में 1857 का स्वातंत्र्य समर आगे बढ़ा तो 6 जून 1857 को नरहरपुर स्टेट के राजा हरि प्रसाद मल्ल के नेतृत्व में बड़हलगंज पुलिस चौकी पर कब्जा हुआ। इसमें बढ़िया पार स्टेट ने भी सहयोग किया। कालांतर में गोरक्षपीठ के योगियों की परंपरा के महंत दिग्विजय नाथ जी ने गांधी जी की अगुवाई में स्थानीय स्तर पर आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं 1922 में भारत मां के सपूतों ने गोरखपुर के ही चौरी चौरा के जन आंदोलन की चिंगारी से समूचे देश में आजादी की नई अलख जगाई। चौरी चौरा में राष्ट्रभक्तों ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक थाने को ध्वस्त कर अंग्रेजों के शासन को चुनौती दी थी। इस जन आंदोलन ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे बेटियों, उनका त्याग, उनका बलिदान और मां भारती को आजाद कराने के संकल्प के प्रति उनका समर्पण आज ऐसे सभी हमारे स्वतंत्र सेनानियों का, आजादी के वीरों का, नर बांकुरों का, वीर शहीदों का नमन करने का ये पर्व है। आज हम चौरी चौरा की जन क्रांति के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में होने जा रहा है। प्रदेश के अंदर चौरी चौरा की घटना को ऐतिहासिक प्रतीक में रखते हुए प्रत्येक नागरिक तक भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में हम लोग आम जन के मन में एक भाव पैदा कर सकें, इस एक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रारंभ की गई है। ये समारोह वर्ष पर्यंत समूचे प्रदेश में विभिन्न माध्यमों से मनाया जाएगा। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत
श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। स्वरक्तः स्वराष्ट्रम रक्षेत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और इसके बाद मैं अति आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। वे अपने स्वागत संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव शुभारंभ के आज के इस कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हम सब के साथ दिल्ली से जुड़े देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज के इस समारोह में लखनऊ से हमारे साथ यहां पर जुड़ी प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, चौरी चौरा के इस महोत्सव में मेरे सहयोगी मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, पर्यटन और संस्कृति के विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, माननीय विधायक श्रीमती संगीता यादव जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और चौरी चौरा के इस स्वातंत्र समर में शहीद होने वाले अमर सेनानियों के सभी परिवार के सदस्यगण, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए आज यहां पर उपस्थित चौरी चौरा और उसके आसपास के सभी भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से प्रदेश के विभिन्न शहीद स्थलों और स्मारकों पर हो रहे कार्यक्रमों में उपस्थित जनता जनार्दन की ओर से इस पूरे कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये समारोह हमारे लिए उन सभी हुतात्माओं के प्रति, भारत माता के अपने उन सभी अमर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का एक समारोह है। हम सब जानते हैं कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के इस चौरी चौरा नामक स्थान पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत की स्वाधीनता को एक नई दिशा देने के लिए चौरी चौरा की घटना इसी स्थल पर हुई थी। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर, उनकी प्रेरणा से
उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजित करने का निर्णय लिया और प्रदेश की माननीय राज्यपाल की अध्यक्षता में एक आयोजन समिति का गठन किया गया। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए अपना बहुमूल्य समय आज चौरी चौरा के इस महोत्सव के शुभारंभ के साथ ही वर्ष भर चलने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए आज हमें प्रदान किया है। हम सब जानते हैं कि चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को देश की स्वाधीनता के लिए जो एक अमूल्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था, जिसमें पुलिस और स्थानीय जनता के बीच में जो संघर्ष हुआ था, पुलिस की गोली से उस समय यहां पर 3 स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाले यहां के सेनानी शहीद हुए थे और उसके उपरांत 228 पर उस समय की ब्रिटिश हुकूमत ने मुकदमा चलाया था, जिनमें 225 को विभिन्न प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत ने सजा दी थी, जिनमें 19 को मृत्युदंड, 14 आजीवन कारावास, 19 को 8 वर्ष का कारावास, 57 को 5 वर्ष का कारावास, 20 को 3 वर्ष का कारावास और 3 को 2 वर्ष की कारावास की सजा हुई थी। लेकिन चौरी चौरा की इस घटना ने देश के स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा भी दी थी। चौरी चौरा की इस शताब्दी महोत्सव को ध्यान में रख करके आज प्रदेश के सभी शहीद स्मारकों और शहीद स्थलों पर 1857 से लेकर के 1947 के बीच और देश की स्वाधीनता के बाद भी विभिन्न युद्धों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत माता के जो भी सपूत शहीद हुए हैं, उन सभी का स्मरण करने, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आज प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के अंदर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रत्येक स्थान पर इस प्रकार के आयोजन प्रारंभ हो रहे हैं। आज का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के डाक टिकट जारी करने, उनके मार्गदर्शन के साथ सायंकालीन सत्र में कवि गोष्ठी का आयोजन, प्रत्येक शहीद स्मारक पर पुलिस बैंड के द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों का एक कार्यक्रम और उसके उपरांत प्रत्येक शहीद स्मारक पर दीपोत्सव का कार्यक्रम भी आज के प्रत्येक शहीद स्मारक पर प्रदेश के अंदर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष भर अलग अलग तिथियों में जो भी इस स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए अमर सेनानी थे, उनसे जुड़े हुए स्मारकों और शहीद स्थलों पर उन तिथियों में मुख्य महोत्सव उन स्थलों पर करने के साथ ही अनेक सभी स्थलों को उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने, विद्यालयों में लेखन प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, वाद विवाद की प्रतियोगिताओं और कवि सम्मेलनों के साथ ही 1857 से लेकर के 1947 तक देश की स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए जितने भी ऐतिहासिक तथ्य हैं, उन सभी ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित जितने भी उस प्रकार का साहित्य है, उन साहित्य से जुड़ी हुई प्रदर्शनी का प्रत्येक स्थल पर आयोजन होने के साथ ही इस पर विशिष्ट शोध को भी बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा एक नया कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। आज का यह आयोजन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनका मार्गदर्शन जब आज के समारोह में हमें प्राप्त हो रहा है,
तो हम सबको इस बारे में विस्मृत नहीं करना चाहिए कि देश के अंदर स्वदेशी का भाव हो, स्वावलंबन का भाव हो, स्वच्छता के बारे में किस प्रकार का अभियान स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस के उस विकरालता से यहां के आम जनमानस को और यहां के मासूम बच्चों को बचाया है। यह स्वच्छ भारत मिशन की सफलता की एक नई मिसाल और यह स्वच्छता, स्वदेशी, स्वावलंबन जो आज हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर कर रहा है, उस आत्मनिर्भर भारत की ओर हम सब इन आयोजनों के माध्यम से अग्रसर हो सके, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने इस कार्यक्रम के लिए आयोजन समिति की पहली बैठक में अपना मार्गदर्शन दिया और उनके मार्गदर्शन के अनुरूप आज एक कार्यक्रम यहां पर उद्घाटन का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय का भी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के सभी सदस्यों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सबसे यही अपील करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर हम देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अपने उन अमर सेनानियों के आदर्शों और उन उच्च जीवन आदर्शों के लिए जो आज हम लोगों ने इस शताब्दी महोत्सव का जो लोगो जारी किया है, ये लोगो भी उसी भाव के साथ ओतप्रोत है कि स्वरक्ते स्वराष्ट्रम रक्षेत, यानी हम अपने रक्त से अपने राष्ट्र की रक्षा करते हैं, यानी तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ हम सभी इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चौरी चौरा महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। इसके बाद एक डाक टिकट जिसका मूल्य मात्र 5 रुपए है, उसको कोई भी क्रय कर सकता है, संस्कृति विभाग के सहयोग से डाक विभाग प्रकाशित कर रहा है। और मैं निवेदन करूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि चौरी चौरा पर डाक टिकट जारी करें रिमोट का बटन दबाकर। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय। इसके बाद मैं अपने देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी से अति आदर के साथ निवेदन करूंगी कि वे अपना उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। भगवान शिव अवतारी गोरक्षनाथ की धरती को प्रणाम करत बाटी। देवरहा बाबा के आशीर्वाद से ई जिला खूब आगे बढ़त बा। आज देवरहा बाबा की धरती पर हम चौरी चौरा के महान लोगन का स्वागत करत बाटी और आप सभी के नमन करन बाटी। उत्तर प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण,
कार्यक्रम में उपस्थित सांसद, विधायक और मेरे प्यारे भाई और बहनों, चौरी चौरा की पवित्र भूमि पर देश के लिए बलिदान होने वाले, देश के स्वातंत्र संग्राम को एक नई दिशा देने वाले वीर शहीदों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। इस कार्यक्रम में अलग अलग जिलों में शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन भी उपस्थित हैं। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार आज ऑनलाइन भी जुड़े हैं। आप सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, आदर करता हूं। साथियों, 100 वर्ष पहले चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक आगजनी की घटना, एक थाने में आग लगा देने की घटना सिर्फ नहीं थी। चौरी चौरा का संदेश बहुत बड़ा था, बहुत व्यापक था। अनेक वजहों से पहले जब भी चौरी चौरा की बात हुई उसे एक मामूली आगजनी के संदर्भ में ही देखा गया, लेकिन आगजनी किन परिस्थितियों में हुई, क्या वजह थी, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आग थाने में नहीं लगी थी, आग जन जन के दिलों में प्रज्वलित हो चुकी थी। चौरी चौरा के ऐतिहासिक संग्राम को आज देश के इतिहास में जो स्थान दिया जा रहा है, उससे जो जुड़ा हुआ प्रयास हो रहा है वो प्रशंसनीय है। मैं योगी जी, उनकी पूरी टीम को इस काम के लिए बधाई देता हूं। आज चौरी चौरा की शताब्दी पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। आज से शुरू हो रहे ये कार्यक्रम पूरे साल आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान चौरी चौरा के साथ ही हर गांव, हर क्षेत्र के वीर बलिदानियों को भी याद किया जाएगा। इस साल जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, उस समय ऐसे समारोह का होना इसे और भी प्रासंगिक बना देता है। साथियों, चौरी चौरा देश के सामान्य मानवी का स्वतः स्फूर्त संग्राम था। यह दुर्भाग्य है कि चौरी चौरा के शहीदों के जितनी चर्चा होनी थी, बहुत अधिक चर्चा नहीं हो पाई। इस संग्राम के शहीदों को, क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में भले ही प्रमुखता से जगह न दी गई हो, लेकिन आजादी के लिए उनका खून देश की माटी में जरूर मिला हुआ है, जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहता है। अलग अलग गांव, अलग अलग आयु, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि, लेकिन एक साथ मिलकर वो सब मां भारती की वीर संतान थे। आजादी के आंदोलन में संभवतः ऐसे कम ही वाक्य होंगे, ऐसी कम ही घटनाएं होगी जिसमें किसी एक घटना पर
19 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत तो सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी देने पर तुली हुई थी, लेकिन बाबा राघवदास और महामना मालवीय जी के प्रयासों की वजह से करीब करीब 150 लोगों को फांसी से बचा लिया गया था। इसलिए आज का दिन विशेष रूप से बाबा राघवदास और महामना मदन मोहन मालवीय जी को भी प्रणाम करने का है, उनका स्मरण करने का है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस पूरे अभियान से हमारे छात्र छात्राओं युवाओं को प्रतियोगिता के माध्यम से भी जोड़ा जा रहा है। हमारे युवा जो अध्ययन करेंगे उससे उन्हें इतिहास के कई अनकहे पहलू पता चलेंगे। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने भी आजादी के 75 साल पूरे होने पर युवा लेखकों को स्वतंत्रता सेनानियों पर किताब लिखने के लिए, घटनाओं पर किताब लिखने के लिए, शोध पत्र लिखने के लिए आमंत्रित किया है। चौरी चौरा संग्राम के कितने ही ऐसे वीर सेनानी हैं जिनके जीवन को आप देश के सामने ला सकते हैं। चौरी चौरा शताब्दी के इन कार्यक्रमों को लोकल कला, संस्कृति और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का प्रयास किया गया है। ये प्रयास भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। मैं इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और यूपी की सरकार की भी सराहना करता हूं। साथियों, सामूहिकता के जिस शक्ति ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा था, वही शक्ति भारत को दुनिया की बड़ी ताकत भी बनाएगी। सामूहिकता की यही शक्ति आत्मनिर्भर भारत अभियान का मूलभूत आधार है। इस देश को 130 करोड़ देशवासियों के लिए भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं और पूरे वैश्विक परिवार की भलाई के लिए भी। आप कल्पना करिए, इस कोरोना काल में जब भारत ने 150 से ज्यादा देशों के नागरिकों की मदद के लिए जरूरी दवाइयां भेजी, आज भारत ने दुनिया के अलग अलग देशों से अपने 50 लाख से अधिक नागरिकों को स्वदेश लाने का काम किया। जब भारत ने अनेकों देशों के हजारों नागरिकों को सुरक्षित उनके देश भेजा, जब आज भारत खुद कोरोना की वैक्सीन बना रहा है, दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी तेज गति से टीकाकरण कर रहा है, जब भारत मानव जीवन की रक्षा को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर को वैक्सीन पहुंचा रहा है, दे रहा है, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जहां भी उनकी आत्मा होगी जरूर गर्व महसूस होता होगा। साथियों, इस अभियान को सफल बनाने के लिए अभूतपूर्व प्रयासों की भी जरूरत है। इन भगीरथ प्रयासों की एक झलक हमें इस बार के बजट में भी दिखाई देती है। कोरोना काल में देश के सामने जो चुनौतियां आई, उनके समाधान को ये बजट
नई तेजी देने वाला है। साथियों, बजट के पहले कई दिग्गज ये कह रहे थे कि देश ने इतने बड़े संकट का सामना किया है, इसलिए सरकार को टैक्स बढ़ाना ही पड़ेगा, देश के आम नागरिक पर बोझ डालना ही होगा, नए नए कर जो लगाने ही पड़ेंगे। लेकिन इस बजट में देशवासियों पर कोई बोझ नहीं बढ़ाया गया, बल्कि देश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने ज्यादा से ज्यादा खर्च करने का फैसला लिया है। ये खर्च देश में चौड़ी सड़कें बनाने के लिए होगा, ये खर्च आपके गांव को शहरों से, बाजार से, मंडियों से जोड़ने के लिए होगा। इस खर्च में पुल बनेंगे, रेल की पटरियां बिछेंगी, नई रेल चलेगी, नई बसें भी चलाई जाएगी, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था अच्छी हो, हमारे युवाओं को ज्यादा अच्छे अवसर मिले, उसके लिए भी बजट में अनेक फैसले लिए गए हैं। और साथियों, इन सब कामों के लिए काम करने वालों की भी तो जरूरत पड़ेगी। जब सरकार निर्माण पर ज्यादा खर्च करेगी तो देश के लाखों नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। साथियों, दशकों से हमारे देश में बजट का मतलब बस इतना ही हो गया था कि किसके नाम पर क्या घोषणा कर दी गई। बजट को वोट बैंक के हिसाब किताब का बही खाता बना दिया गया था। आप सोचिए, आप भी अपने घर में आने वाले खर्चों का लेखा जोखा अपनी वर्तमान और भविष्य की जिम्मेदारियों के हिसाब से करते हैं, लेकिन पहले की सरकारों ने बजट को ऐसी घोषणाओं का माध्यम बना दिया था जो पूरी ही नहीं कर पाते थे। अब देश ने वो सोच बदल दी है, अप्रोच बदल दी है। साथियों, कोरोना काल में भारत ने जिस तरह से इस महामारी से लड़ाई लड़ी है, आज उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। हमारे टीकाकरण अभियान से भी दुनिया के कई देश सीख रहे हैं। अब देश का प्रयास है कि हर गांव कस्बे में भी इलाज की ऐसी व्यवस्था हो कि हर छोटी मोटी बीमारी के लिए शहर की तरफ भागना न पड़े। इतना ही नहीं, शहरों में भी अस्पतालों में इलाज कराने में तकलीफ न हो, इसके लिए भी बड़े फैसले लिए गए हैं। अभी तक आपको अगर कोई बड़ा टेस्ट या चेकअप कराना होता है तो आपको अपने गांव से निकल करके गोरखपुर जाना पड़ता है, या फिर कई बार आप लखनऊ या बनारस तक चले जाते हैं। आपको इन दिक्कतों से बचाने के लिए अब सभी जिलों में आधुनिक टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी, जिले में ही चेकअप की व्यवस्था होगी। और इसलिए देश ने बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पहले से काफी ज्यादा खर्च की व्यवस्था की है। साथियों, हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारा किसान भी रहा है। चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसान आगे बढ़ेंगे
आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है। महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र में ये प्रगति और तेज होगी। इसके लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका भी सीधा लाभ किसान को होगा। ये सब फैसले हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, कृषि को लाभ का व्यापार बनाएंगे। यहां यूपी में जो केंद्र सरकार ने जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत की है, वो भी देश के गांवों के विकास में अहम भूमिका निभाने वाली है। इस योजना के तहत गांव की जमीनों, गांव के घरों का कागज गांव के लोगों को दिया जा रहा है। जब अपनी जमीन के सही कागज होंगे, अपने घर के सही कागज होंगे, तो उनका मूल्य तो बढ़ेगा ही, बैंकों से बहुत आसानी से कर्ज भी मिल जाएगा। गांव के लोगों के घर और जमीन पर कोई अपनी बुरी दृष्टि भी नहीं डाल पाएगा। इसका बहुत बड़ा लाभ देश के छोटे किसानों को, गांव के गरीब परिवारों को होगा। साथियों, आज ये प्रयास किस तरह देश की तस्वीर बदल रहे हैं, गोरखपुर खुद में इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। क्रांतिकारियों की ये धरती कितने ही बलिदानों का गवाह ये क्षेत्र, लेकिन पहले यहां क्या तस्वीर होती थी? यहां कारखाने बंद हो रहे थे, सड़कें खस्ता हाल थी, अस्पताल खुद में बीमार हो गए थे। लेकिन अब गोरखपुर खाद कारखाना फिर से शुरू हो रहा है। इसमें किसानों को भी लाभ होगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। आज गोरखपुर में एम्स बन रहा है। यहां का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हजारों बच्चों का जीवन बचा रहे हैं। पिछले कई दशकों से यहां इंसेफेलाइटिस